हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। मतलब जीवों के शरीर में जो क्या है, अनुरक्षण के लिए प्रक्रम होते रहते हैं, कार्य होते रहते हैं, उसी को जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो उसमें बच्चों हम लोग जानते हैं कि 4 क्या है प्रक्रम आते हैं, जिसमें आप समझ लीजिए कि वो आपके 4 चैप्टर हैं। पहला है न्यूट्रिशन, जिसे हम पोषण कहते हैं। दूसरा हमारे पास श्वसन। तीसरा क्या है, परिसंचरण। और चौथा क्या होता है, उत्सर्जन। मतलब ये सब जो है जीवों के अनुरक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक प्रक्रम होते हैं। इन्हीं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो बच्चों, कल तक में हम लोग ने तीसरे लेक्चर में देखा था कि जो हमारे पास होते हैं प्लांट्स, वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। मतलब हम लोगों ने देखा कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, और कहाँ पे होता है, कैसे होता है। तो उसी की बात आज हम और करेंगे। और आज पौधों में क्या है, पोषण शुरू भी होगा और क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। तो बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। क्योंकि अगर आप नीट में सिलेक्ट होना चाहते हैं, यूपीएससी में या टीजीटी पीजीटी में, बायो में आप बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, तो 100% जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्योंकि बेटा हम 100% एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं, ये गारंटी है। तो बहुत ही कंसाइज, बहुत ही छोटे में ना, एकदम सुटेबल, जितना सिलेक्टिव है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू भी करते हैं और पौधों में पोषण खत्म भी करते हैं एक ही वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। तो बच्चों, हमने कल देखा था कि पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं ना। वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण खुद ही करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में आपने देखा था कि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कितने क्षण, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्षण 12 अणु किसके बेटा, जल के। ठीक, और वो हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। और उसमें क्या आती है बेटा, सनलाइट पड़ती है क्लोरोफिल में। क्योंकि सनलाइट क्या होती है, ऊर्जा देती है। किसी भी लाइट से फोटोसिंथेसिस होता है, सिर्फ सनलाइट से नहीं। सनलाइट से इसलिए कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तीव्रता ज्यादा होती है, वो ज्यादा मात्रा में मिलती है, पौधे के हर भाग में पड़ता है, पत्ती में पड़ता है, तो खाद्य पदार्थ का निर्माण ज्यादा होता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। पूरे ब्रह्मांड को बेटा जो है ऊर्जा देने वाला कौन है, सन। तो इसलिए लिखा गया है सन लाइट, याद रखिएगा। नहीं तो मोमबत्ती की लाइट से भी क्या है, फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन अब थोड़ी लाइट मिलेगी तो बहुत थोड़ा होगा ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। सनलाइट हुआ क्लोरोफिल, और ये निर्माण हो गया हमारे पास C6H12O6। बोले तो ये कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा, सबसे सिंपल ग्लूकोज। ये क्या बेटा, ग्लूकोज। और आप जानते हैं कि ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और बेटा फिर 6 जल के, इसी में से टूट करके 12 जल के अणुओं में से टूट करके 6 हमको ऑक्सीजन मिलता है, और 6 बेटा क्या है, जल के अणु भी प्राप्त होते हैं। अब इसी में हम देखेंगे कि ये क्रिया कैसे हुई थी, कहाँ पे होती है। तो आइए ध्यान से देखिए बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड ये कहां से लेंगे हम, वायुमंडल से। कहां से, वायुमंडल से। तो पौधा किसके द्वारा लेगा बेटा, स्टोमेटा के द्वारा। ये देखिए, ये कहां से लेंगे, समझ जाइए, एयर से, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फियर, वायुमंडल से। अब किसके द्वारा लेगा भैया, स्टोमेटा के द्वारा लेगा ना। जो पत्तियों में क्या होते हैं, हमारे पास छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम छिद्र रंध्र कहते हैं, उसी के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। लेकिन याद रखिएगा कि गैसों का आदान प्रदान सिर्फ स्टोमेटा के द्वारा ही नहीं, तने के द्वारा भी होता है, जड़ के भी द्वारा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आदान प्रदान स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो एटमॉस्फियर, ये कहां से लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फियर से। किसके द्वारा लेंगे महाराज, स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब छिद्र रंध्र, छिद्र रंध्र के द्वारा लेंगे। ठीक, अब ये जल है, हम लोग जल कहां से लेंगे, जल बेटा सॉइल से लेंगे। कहां से, सॉइल मतलब मृदा से। कहां से महाराज, मृदा से।
और मृदा से लेंगे तो किसके द्वारा लेंगे, रूट्स के द्वारा। किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा। रूट्स बोले तो जड़, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल। क्या कहते हैं, मूलों के द्वारा लेंगे। पौधा ने 2 काम कर लिया, पौधे ने 2 काम कर लिया। वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, किसके द्वारा बेटा, याद रखिएगा, स्टोमेटा के प्रच्छिद्र रंध्र के द्वारा। और क्या है, सॉइल से क्या लिया बेटा, जल, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा। तो याद रखिएगा। थोड़ा सा और देखते हैं इसी में। स्टोमेटा न गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय न के लिए आवश्यक है। ये बेटा अभी भूमिका बन रही है, आवश्यक है, ठीक। लेकिन गैसीय विनिमय क्या है ना, वायु का एक्सचेंज। गैसीय विनिमय का मतलब एयर एक्सचेंज, गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है बेटा, सर्वाधिक स्टोमेटा के द्वारा होता है। और याद रखिए जो प्रश्न है सारे सिलेक्टिव ही चीजें बता रहे हैं बच्चों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिए। अगर आप बायोलॉजी में बेस्ट करना चाहते हैं, नीट में 90 में 90 क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो अभी से एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते रहिए। तो बेटा और क्या कहेंगे, गैसियस एक्सचेंज, एयर एक्सचेंज की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ गैस लिखे थे सॉरी, तो गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। और क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी गैसियस एक्सचेंज किसके भी द्वारा होता है बेटा, तने तथा किसके द्वारा, रूट, जड़ के द्वारा भी होता है, जड़ के द्वारा भी क्या है महाराज, होता है। परंतु सर्वाधिक क्या है, विनिमय, गैसियस विनिमय हमारे पास, गैसियस एक्सचेंज बेटा, विनिमय स्टोमेटा के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत ही अच्छा है, आपको जो है ये ऑल में पूछ लेगा। ऑल में क्या पूछ लेंगे कि गैसियस विनिमय, गैसियस विनिमय का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, और देखो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और ऑक्सीजन को क्या है, निकाला। तो आदान प्रदान, विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाता है। तो आपसे ऑप्शन में मिलेगा कि स्टोमेटा के द्वारा होता है, और आप टिक करके चले आएंगे। दूसरे ऑप्शन में भी लिखा रहेगा जड़ के द्वारा होता है, तीसरे में लिखा रहेगा तना के द्वारा होता है, और चौथे में लिखा रहेगा आल। तो इस समय ऑप्शन कौन सा सही हुआ। और अगर लिखा रहेगा सर्वाधिक किसके द्वारा होता है, तो गैसियस क्या है, एक्सचेंज, गैसीय विनिमय सर्वाधिक स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब बेटा जल को कहां से प्राप्त किया, मृदा से, किसके द्वारा, रूट के। और जल के साथ साथ ये भी याद रखिएगा, पौधा क्या लेता है, खनिज भी लेता है। जैसे क्या कहेगा, खनिज, मृदा से क्या प्राप्त होगा बेटा, और खनिज भी प्राप्त होंगे। खनिज मतलब जो हमारे पास अकार्बनिक तत्व होते हैं, उनको भी यहीं से प्राप्त करेगा। किसके द्वारा, जड़ के ही द्वारा, क्योंकि पानी में वो लोग घुले रहते हैं। विनिमय क्या, विलयन के रूप में खींचता है। तो देखते हैं किसका किसका, खनिज में कौन कौन से बेटा, याद रखिएगा। खनिज में सर्वाधिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाता है ना। नाइट्रोजन हमारे लिए क्या है, नई कोशिकाओं के विभाजन में क्या है, बहुत ज्यादा रोल करता है। आप जानते हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं, और अमीनो एसिड्स में एमीन बोले तो नाइट्रोजन NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद बेटा क्या है, फास्फोरस भी लेगा। क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस के बाद क्या बेटा, आयरन भी लेगा। क्या है, आयरन, आयरन मतलब लोहा। और उसके बाद क्या है बेटा, मैग्नीशियम। तो इतने मतलब और भी चीजें हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। देखिए नाइट्रोजन है ये हमारे पास, किसका सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को ही लेता है, किसके रूप में, NO2 माइनस।
या NO3-। ये है हमारे पास बेटा नाइट्राइट और ये है नाइट्रेट। मतलब नाइट्राइट देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ ऊपर करके ताकि आपको समझ में आए। नाइट्राइट और ये क्या बेटा नाइट्रेट। और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है। तो बेटा याद रखिएगा कि पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में सर्वाधिक क्या है अवशोषित करता है, और फिर क्या है नाइट्रेट के रूप में तो सबसे ज्यादा और उससे कम नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करता है। इस बात को आप भली भांति याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रेट पौधा सर्वाधिक क्या है नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है, नाइट्रेट के रूप में सर्वाधिक लेता है, और फिर जो हुआ नाइट्राइट के रूप में लेगा। तो ये नाइट्रेट ये नाइट्राइट NO2- नाइट्राइट NO3- नाइट्रेट। फास्फोरस को बेटा फॉस्फेट के रूप में आयन के रूप में लेता है, जैसे PO4 हमारे पास है हुआ। अब देखिए फास्फोरस में 5, यहाँ पे कितने होते हैं 8, तो ये माइनस क्या है 3 हमने कर दिया। आयरन को बेटा किस रूप में लेता है, आयरन को Fe+2 फेरिक फॉर्म में, या तो हमारे पास क्या होगा सॉरी फेरस फॉर्म में, या तो Fe+3 ना फेरिक फॉर्म में लेता है। अच्छा मैग्नीशियम को किस रूप में लेता है बच्चों, मैग्नीशियम को आप जानते हैं Mg+2 के रूप में ना, या मैग्नीशियम सल्फेट इत्यादि के रूप में क्या है बेटा ये लेता है, क्योंकि ये चीज क्या है जल में आयनों के रूप में अपने घुले हुए होते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को हम लोग जल में डालेंगे तो अपने आयनों में टूट जाता है। तो ये बेटा क्या हुआ इस रूप में पौधे लेते हैं। तो जड़ का रोल हमारे पास हमने देखा, हमने ये भी देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से और नीचे से क्या है जल, और उसी जल में क्या घुले रहते हैं बेटा मिनरल्स खनिज ना, तो उसको भी पौधा जड़ से ही लेता है। निदार पानी लेके क्या करेंगे बेटा, हम लोग जो पानी पीते हैं उसको खनिज जल कहते हैं, मतलब जमीन से आता है, उसमें मिनरल्स मिले हुए हैं। आप जो बोतल खरीदते हैं देखिए उसमें लिखा होगा मिनरल वाटर, ऐसा नहीं लिखा रहता है कि डिस्टिल वाटर या RO वाटर, न ये लिखा रहता है प्योर वाटर, लिखा रहता है मिनरल्स वाटर। मतलब और अच्छी कंपनियों में क्योंकि उनको जानते हैं जब हमने उसका RO के द्वारा रिवर्स ऑस्मोसिस करवाया होगा तो उसमें से सारे खनिज क्या हो गए होंगे छन गए होंगे, तो इसीलिए कंपनियां जो है फिर उसमें मिनरल्स को ऐड करती हैं बेटा, और बोतल में लिखा रहता है मिनरल्स आर एडेड। अभी आपने जो है कैनले का प्रचार देखा होगा, इसका स्वाद बदल गया है, क्यों? क्योंकि बताते हैं कि भैया कि इसमें अब खनिज की मात्रा और अधिक हो गई है, मिनरल्स उसमें और अच्छा पाए जाएंगे। तो घरों में बेटा जो RO वगैरह लगता है उसका पानी तो पीना ही नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ छान देता है। पानी में से क्या हानिकारक है वो तो छानेगा ही छानेगा, साथ में फायदे वाली भी चीजों को वो छान देता है, तत्वों को शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसके द्वारा हमको क्या है 40 प्रकार की क्या है बीमारियां हो सकती हैं। और जो बारात वरात में पिलाते हैं वो तो कड़ाही का पिला देते हैं, एक बार भर के दे देते हैं, उसके बाद जिसके घर में शादी रहती है उसे कह देते हैं भैया बोतल दे दे रहे तुमको दही भर लेना, और लगाते हैं जो पाइप अदनादन, बोतल तक तो साफ नहीं रहती, उसमें एलगी फंजाई और काई लग जाती है। काई लग गई तो समझ गए ना आपको एलगी वगैरह उसमें लग गई है। तो हमारे घर का जो पानी है हैंडपंप का वही शुद्ध है अगर आपके यहाँ की जमीन सही है तो, क्योंकि उसमें मिनरल्स क्या होता है आर डिजॉल्व होते हैं पहले से, और जो खरीद के हम लोग बोतल वाला पानी लेते हैं उसमें लिखा रहता है मिनरल्स आर एडेड। तो पौधा पानी के साथ साथ क्या लेता है आपसे ये भी पूछा जाएगा। तो पौधा बेटा पानी के साथ साथ क्या लेता है खनिज भी अवशोषित करता है। खनिज में स्पेशली नाइट्रोजन होता है जिसको वो नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में लेता है। फास्फोरस होता है उसको फास्फेट आयन के रूप में लेता है। आयरन तो चाहिए ही चाहिए, तो आयरन को वो क्या करता है बेटा फेरस तथा फेरिक फॉर्म में लेता है, Fe+2 या Fe+3 में लेता है। और मैग्नीशियम, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जिसकी वजह से पूरा सब कुछ काम हो रहा है, पौधे जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, वो उसको बनाने के लिए मैग्नीशियम की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उसको लेता है। तो हम लोग इतना देख चुके। अब बच्चों हम इसको हटाते हैं, अब हम ये देखेंगे कि ये क्या है किसके द्वारा हुआ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आखिर क्या है, ये हमारे पास क्या है जल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है जल, जल रूट से ले लिया ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम क्लोरोफिल, क्योंकि ये सब होने के बाद महाराज ये दोनों होने के बाद मेन काम अब आ गया क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल में पड़ेगी सनलाइट
और क्लोरोफिल क्या है, प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, न लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और उसी एनर्जी का उपयोग होकर के इस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। ये जल का अणु टूट करके क्या है हमको ऑक्सीजन देगा। तो हम ये देखेंगे कि आखिर क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता है, हम देखेंगे क्लोरोफिल हमको कहाँ मिलता है। चलिए बच्चों इसको हटाते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, घर में रिवाइज करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, उनका भी भला करिए, कर भला तो वो भला, तभी आपका भी होगा और हमारा भी होगा। 100% एनसीईआरटी पढ़िए, चूजी बेटा, बाकी कुछ नहीं, जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव। तो क्लोरोफिल, आइए हम देखते हैं कि आखिर क्लोरोफिल है क्या। तो हम एक ऐसे ही पत्ती की संरचना आपको बना के दिखा रहे हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास बेटा ये लीफ है, ये क्या है पत्ती है, और पत्ती में आप जानते हैं कि ये हमारे पास जो सबसे मोटी वाली है ये क्या है बेटा, थोड़ा सा और बना लेते हैं, ताकि आपको एकदम ओरिजिनल चीजें लगे। प्रयास यही रहता है कि आपको 100% एनसीईआरटी का इमेज चित्र भी दिखाया करें। तो आइए हम देखते हैं कि एक लीफ है, क्या है, एक लीफ है, एक पत्ती है। चलिए, तो बेटा ये की पत्ती है, और पत्ती में जानते हैं जो सबसे मोटी वाली है ये बीच वाली, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिड रिब। मिड रिब याद रखिए, आपको बनाने के लिए आ सकता है और आपको नेमिंग भी करना है। मिड रिब का मतलब होता है बेटा मध्य शिरा, मध्य शिरा। अब ये जो छोटी छोटी हैं पतली पतली, उसका हमको उतना बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास क्या है, वेन्स। वेन्स मतलब क्या होती है बेटा, शिरा। तो ये मध्य शिरा, ये क्या है, अन्य शिराएं हम लोग कह सकते हैं, इधर उधर जो सब हमारे पास है। तो अब यही पत्ती, ये हमारे पास क्या है, देखिए हमने इस पत्ती को ऐसे काटा है, पत्ती को ऐसे काटा है, अनुप्रस्थ काट, जिसे हम कहते हैं क्या है, हॉरिजॉन्टल एक सेक्शन है बेटा, डाइकॉट। तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे नीले कलर का दिखेगा, हरे कलर का, न ऐसे ऐसे गोला, देखिए ऐसे, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, यही हमारे पास है क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं महाराज हरित लवक, हरित लवक, ठीक। अब देखिए ये जो पत्ती का ये भाग हमारे पास बचा रह गया, ये क्या है, ये क्या है, ये सब नहीं, पूरा ये, इसी को क्या कहते हैं, लेमिना। क्या कहते हैं बेटा, लेमिना या लीफ ब्लेड, इसे कहा जाता है लेमिना, और इसी को आप कह सकते हैं लीफ ब्लेड। पत्ती में, पत्ती में ये सब हमारे पास है। अब आइए देखते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट, इसका नाम हरित लवक क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लास्टिड हमारे पास कितने होते हैं, 3 पौधों में। एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है, दूसरे का काम वो भोजन संचय करता है, दूसरे का नाम हमारे पास क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब आपने 9th में पढ़ा होगा, क्रोमो मीन्स रंग होता है, जो पौधों को क्या देता है, लाल, नीला, नारंगी या पीला रंग प्रदान करता है। और तीसरा हमारे पास है बेटा क्या, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। और क्यों, क्योंकि इसी हरित लवक में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो अगर अब इसी को और मोटा करके दिखाया जाए, और मोटा कर करके दिखाया जाए, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये इस तरीके की संरचनाएं बनी हैं। और बेटा इसका डाइसेक्शन कर रहे हैं, और अच्छे से हम लोग प्लांट को क्या है, काट के दिखा रहे हैं कि इस पत्ती में
कहाँ पे कैसे हमारे पास चीजें क्या है रहती हैं। चलिए, तो मान लीजिए कोई छोटा भी है कोई बड़ा भी है, सब एक ही समान के नहीं होते हैं। कोई ऐसे आड़ा है कोई ऐसे तिरछा है, सबकी संरचनाएं हमारे पास क्या होती हैं, अलग अलग बेटा होती हैं। ये पत्ती में बहुत सारी चीजें संरचनाएं बनती हैं। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाली संरचना है, एक पत्ती को काट के लिखा है, और ये क्या है नीचे वाली, ऐसे पत्ती को काटा हम लोगों ने तो हमको अच्छे प्राप्त हुआ। तो ये क्या होता है बेटा, ऊपर वाली जो होती है क्यूटिकल की लेयर होती है। एक एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस से हमारे पास क्या है क्यूटिकल लेयर। ठीक, ये चिकनी होती है, मोम की बनी हुई होती है। अब हम लोगों को इन्हीं में हम लोग देखेंगे कि बेटा ये देखिए यहीं पे इन्हीं पत्तियों में क्या है, ये इस प्रकार के भरे हुए होते हैं। बहुत ही अच्छे से बच्चों, बहुत ही सावधानी से, जितना आप अच्छे से देखेंगे वीडियो ना उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। और फिर अपनी किताब एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। जिनको अभी एग्जाम देना है उनके लिए तो बहुत जरूरी है। और बेटा जो 2024 में एग्जाम देंगे वो अभी से सेलेक्ट होने के लिए बेटा नीट वगैरह में तैयारी करते रहें, 100% एनसीईआरटी पढ़ें बेटा। इसीलिए लोग क्या है कोटा, कानपुर, दिल्ली जाते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी अगर आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। जिनको जरूरत है बेटा वो हमारे साथ साथ भी डायग्राम को बना सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हम आपको ये पूरी तरीके से दिखा रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि इन्हीं में हम लोग बात करते हैं कि ये सब क्या है। तो बेटा ये हमारे पास है, अभी हम जो बताया कि यही है क्लोरोप्लास्ट। क्या है क्लोरोप्लास्ट, जिसे कहते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट बोलते हो हरित लवक। पत्तियों में ऐसे क्या होता है हमारे पास हरित लवक बने रहते हैं, धंसे रहते हैं, मतलब पूरी पत्ती में फैले हुए रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ की अगर बात करें देखिए तो स्पेस है, तो हमारे पास इसको हम एयर सेक्स कह सकते हैं या एयर स्पेस कह सकते हैं। एयर स्पेस, वायु प्रकोष्ठ। क्या बेटा वायु प्रकोष्ठ। अब थोड़ा सा और आते हैं, वायु प्रकोष्ठ को देखने के बाद इन्हीं पत्तियों में हमारे पास क्या होता है बेटा, इन्हीं पत्तियों में हम लोग थोड़ा सा और आते हैं कि देखेंगे कि कहाँ पे स्टोमेटा वगैरह हमारे पास होता है। तो इन्हीं पत्तियों में मान लो ये एक ऐसे हैं और यहीं पे हमको अंदर से ऐसे ऐसे, अभी ये कंप्लीट आपको नहीं दिखेगा ना, तो गार्ड सेल की तरह लिखेगा। तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये बेटा गार्ड सेल, गार्ड सेल, क्योंकि यही स्टोमेटा को नियंत्रित करते हैं। गार्ड सेल का मतलब द्वार कोशिकाएं। जरूरी है कि जिधर किताब में उधर ही आप बनाइए, कहीं भी आप बना सकते हैं, लेकिन होना सभी चीजें चाहिए। बेटा हमारे पास क्या हो गए, और ये अगर हम इधर की ऐसे ऐसे ये जो लाइन खींचे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक। तो वायु, तो हमने देखा इसी को काट के ये देखा कि कहाँ पे ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हरित लवक रहता है। तो ये हम देख रहे। अब हम आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको मिटाएंगे और इसको बेटा हटा करके हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास है वो कैसे फोटोसिंथेसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक चीज बच्चों और देख लीजिएगा कि इसी में ये मेड्रिल है, तो जहां से पानी वगैरह का अवशोषण होता है, तो ये ऊपर वाला, बाहर वाला, ऊपर की तरफ, और अंदर क्या होता है जाइलम, बाहर चारों तरफ पौधों में क्या होता है फ्लोएम। तो यहां से जो मैं रेड कर दे रहा हूं ये बेटा हमारे पास हो जाएगा फ्लोएम, और जो बेटा मैं इसे काला कर दे रहा हूं ये याद रखिएगा
ये हो जाएगा जाइलम, और ये 2 भागों में देखिए डिवाइड है इस हरे वाले के द्वारा। तो ये जो ऊपरी भाग है ये हमारे पास है फ्लोएम, ठीक, और ये जो नीचे वाला भाग है बेटा ये क्या है, जाइलम। अभी हम लोगों ने देखा था कि फ्लोएम क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम के इसका जल का और ये खनिजों का, जो हम लोगों ने पीछे देखा। तो बेटा गौर से अगर बात करें तो ये क्या है, बाहरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा मतलब आप जानते हैं एपिडर्मिस ना, और ये बेटा क्या है, निचली बाह्य त्वचा। तो यहाँ लिख रहे हैं निचली बाह्य त्वचा। तो आपने ये देखा कि भैया पत्ती में ये सब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, हम लोगों ने देखा। अब आते हैं कि अब हम देखेंगे कि भैया ये क्लोरोप्लास्ट जो है कैसे काम करता है। तो हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की संरचना, हरित लवक, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है बेटा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, और यही क्लोरोफिल क्या है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, जल के मध्य अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया करवाता है, और हमको ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, और जल के क्या है बेटा बताइए 6 अणु क्या है भी बनते हैं। तो यह जल के 6 अणु क्या होता है, ये इसका वाष्पीकरण होता है। तो स्टोमेटा में देखेंगे, पहले आइए क्लोरोफिल को देख लेते हैं। बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले ना, हमको भी लगे कि हमारे जो है वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, और हम और भी अच्छी आपके लिए 100% क्या है एनसीईआरटी लाएं। अगर आप टीजीटी पीजीटी वाले हैं तब भी आप इस वीडियो को देखिए, और नीट वालों को तो कंपलसरी देखना ही देखना है। जितने भी एसएनसी एनडीए के एग्जाम होते हैं सब में एनसीईआरटी ही पूछता है। तो बेटा हम हेडिंग डालेंगे, इस रिएक्शन को लिखा रहने देंगे, हम हेडिंग डालेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट महाराज मतलब हरित लवक। बहुत थोड़ा सा आपको इसमें बताएंगे क्योंकि 10th में इतना डिटेल में है नहीं, 9th में आपको अच्छे से ये बताया गया रहा होगा। तो हरित लवक बेटा किसी भी प्रकार का बना सकते हैं, अलग अलग संरचनाएं होती हैं। ये हमारे पास ये क्या है, लेयर, ठीक, और ये डबल मेम्ब्रेनस क्या होती है, लेयर होती है। इसमें हम दोनों अलग अलग कलर से बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझा सके। तो हरित लवक दोहरी संरचना, दोहरी भित्ति, उसमें बेहतर लेयर पाए जाते, डबल मेम्ब्रेन, तो आवरण पाया जाता है, ठीक। और ये जो पूरा भाग है ये क्या है, हमारे पास स्टोमा कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इस हरित लवक में क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे थैलाक्वाइड कहेंगे, और बहुत सारे बेटा थैलाक्वाइड न आपस में क्या है, सिक्के जैसा ढेर बना लेते हैं। तो उस सिक्के जैसे ढेर को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेनम। क्या कहेंगे, ग्रेनम। और ये अब बहुत सारे बन गए, तो ग्रेनम से ये क्या हो जाएगा, ग्रेना। क्या हो जाएगा, ग्रेना बेटा हो जाएगा। ये भी डबल मेम्ब्रेन का ही होता है। आपको बस जगह के लिए अभी केवल एक धी दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल दिखाना है। तो ये बेटा जो हमारे पास सिक्के जैसी संरचना बन के तैयार हो रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना। और ये थैलाक्वाइड से मिलके बने होते हैं। तो थैलाक्वाइड भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। एक और बना देते हैं जितने में आपका काम हो जाए। तो देखिए हम लोगों ने इसको बना लिया है, इसको भी डबल मेम्ब्रेनस कर देना है। तो बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमा। और ये हमारे पास क्या है, ग्रेनम। और बहुत सारे ग्रेनम किसके द्वारा, ये देखिए स्टोमा लैमेली के द्वारा, ये स्टोमा
लैमिली के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, ग्रेना, सब क्या बन गया, ग्रेना। ठीक, तो बेटा हम लोगों ने देखा, अब आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारे पास है ये पूरा भाग जो आपको खाली जहां हम डॉट 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 कर रहे हैं, ये सब क्या है, स्टोमा। स्टोमा आप जानते हैं कि जैसे क्या है, इंजन में समोवियल भरा हो और उसके अंदर क्या है, सारी चीजें हमारे पास, मशीन के सारे पुर्जे उसके अंदर हो ना, लुब्रिकेशन के लिए, तमाम चीजों के लिए। तो ये है स्टोमा। और यहाँ पे जो एक ठो बेटा इसे बना रहे हैं, एक ठो, ये क्या है, थैलाक्वाइड्स। क्या है, थैलाक्वाइड्स। किसी थैलाक्वाइड्स में याद रखिएगा बेटा, ये देखो भरा रहता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को हम हरे से नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हम इसको रेड से आपको दिखाएंगे ताकि अच्छे से दिखता है। इसी में भरा रहता है क्लोरोफिल, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। काट के देखेंगे तो ये अंदर से ऐसे भरा रहता है। इसमें बकायदे आपको हम दिखा दे रहे हैं। इसका कैसे काट के दिखा रहे हैं, ये देखिए। अब इसमें जो है यहाँ पर जैसे बर्गर वगैरह में ना, अंदर देखो हम लोगों के क्या है, कीड़ा ककड़ी और तमाम चीजें भरी रहती हैं, ये आई थी। और बाहर से क्या है, ब्रेड वगैरह हमारे पास पाव लगा है। तो ऐसे बेटा इसमें क्या है, हमारे पास क्लोरोफिल भरा रहता है। तो एक सिंगल को हम क्या कहेंगे, आइए पहले देखते हैं। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक हमारे पास है, दो ही क्या है, भित्ति वाली संरचना होती है। गोली हो भी सकती है ना, अन्य आकार की भी हो सकती है, तो ज्यादातर गोल ही रहती है। इसे हम कहते हैं बेटा आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन का मतलब बाह्य परत, और ये बेटा हमारे पास अंदर वाली क्या है, इनर मेम्ब्रेन। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट में कितनी लेयर होती है, तो कितने आवरण होते हैं, तो बेटा दो हमारे पास होता। एक सिंगल को हम लोग ये क्या कहते हैं, ये बेटा क्या है, थैलाक्वाइड। क्या कहेंगे, थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड की संरचना कैसी होती है, क्वाइन लाइक। कैसे बेटा, क्वाइन। क्वाइन बोले तो हमारे पास सिक्के जैसी संरचना होती है। और ये सिक्के के जब बहुत सारे ढेर आपस में जुड़ जाते हैं, एक को देखिए, एक को केवल ना, तो ये हमारे पास ये ढेर ढेर बन के ये क्या हो गया बेटा, ग्रेनम। क्या हो गया महाराज, ग्रेनम। सिंगल है ना, सिंगुलर क्या है, ग्रेनम। और ये बहुत सारे ग्रेनम मिल करके स्ट्रोमा लैमिली के द्वारा क्या बनाते हैं, ग्रेना। क्या बनाते हैं, ग्रेना। याद रखिएगा। तो सबकी बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ये ज्वाइंट्स जो हैं, तो इसको हम, इसको भी देखो ऐसे ज्वाइंट करेंगे, और इसको भी, मतलब ये सब मिल करके क्या हो गए, हमारे पास बन गया ग्रेना। क्या है, ग्रेना भाग में और स्टोमा भाग में। ये बेटा जिससे हमारे पास एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा है ना, ये ग्रेनम दूसरे ग्रेनम, ये देखो यहाँ से जुड़ा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टोमा लैमिली। क्या दिखाएंगे, हमारे पास स्टोमा, क्योंकि ये स्टोमा का ही भाग है जो सबको जोड़ता है, सारे ग्रेनम को। स्ट्रोमा लैमिलेई, ठीक है। तो स्टोमा बेटा क्या हो गया, लैमिला कहिए आप, या लैमिलेई कह सकते हैं। तो स्टोमा लैमिला हुआ। अब ये हमारे पास क्या है, ये भी थैलाक्वाइड है। ये भी क्या है, सिंगल हमारे पास ये दिखा रहे हैं कि थैलाक्वाइड, यहाँ भी थैलाक्वाइड मिल करके अभी सब लिखेंगे। अब बेटा ये हमारे पास जो है, यही तो है, यहाँ पे भरा है क्लोरोफिल। क्या है, ये देखो क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में ये क्लोरोफिल कहाँ रहता है, थैलाक्वाइड के अंदर। याद रखिएगा, इसी के जस्ट नीचे इसीलिए बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको हरे से दिखाते हैं। क्लोरोफिल PHIL भी लिख सकते हैं, और हम इसमें PHY लिख रहा है, तो इसको भी लिखा जाता है ज्यादातर इसी को। तो एक हाथ अच्छा स्पेलिंग में मत जाइए, ध्यान से देखिए। क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल हमारे पास है, हो गया। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के कितने भाग होते हैं, दो। महाराज कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है स्टोमा वाला भाग, जो कि मेन पार्ट होता है ना,
उसके अंदर क्या रहता है, ग्रेना वाला भाग रहता है। ग्रेना किससे बनते हैं, ग्रेनम से, और ग्रेनम किससे बनता है, थैलाकोइड से। जैसे हम लोग जानते हैं कि शरीर किससे बना है, अंगों से। अंग किससे बने हैं भैया, ऊतकों से। ऊतक किससे बने हैं, कोशिकाओं से। तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया हो तब हम आपको दिखाते हैं कि जो ग्रेना वाला भाग है उसमें क्या होता है और जो स्ट्रोमा वाला भाग है उसमें क्या होता है। थोड़ा सा हमको जगह है चाहिए, तो इसको बेटा हम हटाते हैं। आपने भली भांति इसको बना लिया होगा। सॉरी, अभी यहाँ पे स्टोमा तो दिखाए ही नहीं थे। ये सारा जो भाग है ये क्या बेटा है, स्ट्रोमा न। तो स्टोमा में क्या रहते हैं, ग्रेना वाले भाग डूबे हुए रहते हैं। और ये तो इसका क्या है, फ्लूइड, आप जानते हैं तरल है न, जरूरी है। तो स्टोमा। अब आइए देखते हैं कि ये पूरा सब ग्रेना वाला भाग, ये वाला भाग जो बेटा ग्रेना वाला हमारे पास के बीच बीच में जो भाग है इसे स्टोमा कहते हैं। तो स्टोमा में लाइट रिएक्शन नहीं, डार्क रिएक्शन होती है, और ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होती है। अभी यहीं पे हम दिखाएंगे। तो इसको बच्चों हटाते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको चित्र बना करके दिखा करके समझा दिए। अब इसके मेन पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। हरित लवक, हम जान रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में बेटे दो भाग होते हैं। कितना, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है स्टोमा न, और क्या है, ग्रेना। तो हम लिखेंगे स्टोमा वाला भाग। स्टोमा का दूसरा वाला भाग हमारे पास क्या होता है बेटा, ग्रेना। क्या होता है, ग्रेना। अब ग्रेना बना किससे होता है, अगर उसकी और छोटी इकाई पे जाएं तो अभी और देखते हैं। स्टोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, आप तो जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तुरंत ऐसे नहीं हो जाती। उसमें बेटा क्या होते हैं, दो क्रम होते हैं ना, दो चक्र चलते हैं, दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जिसे को लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो कि लाइट डिपेंडेंट है। उसको जब क्या होगा, लाइट मिलेगा तभी वो अभिक्रिया होगी। और दूसरी है डार्क रिएक्शन। डार्क का मतलब ऐसा नहीं है कि अंधेरे में होता है, लाइट नहीं मिलेगी तब भी क्या है, काम होगा, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट होता है। तो मेन पॉइंट ही हम आपको इसमें लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डार्क रिएक्शन, ठीक। और हमारे पास क्या है, ग्रेना में फिर क्या कहेंगे, हमारे पास क्या होता है, लाइट रिएक्शन। अब अगर हम आपको क्रम बदल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको दिखा सकें कि किसका कहाँ पे कैसे पार्ट होता है। ये जो लिखे तो पहला भाग स्टोमा ही है, लेकिन लिखेंगे पहले हम। अब क्या है, यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रेना, और ये क्या है हमारे पास, स्टोमा, ताकि रिएक्शन को बकायदे दिखा सकें। ये जो ग्रेना में होता है बेटा, कौन सी रिएक्शन होती है ग्रेना में, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का मतलब महाराज लाइट डिपेंडेंट है। प्रकाश मिलेगा तभी ये काम हो पाएगा। डिपेंडेंट, प्रकाश पर निर्भर। तो आपसे पूछा जाएगा लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्रेना में। कहाँ पे, ग्रेना में वाले भाग में होता है। दूसरा भाग है बेटा, अभी इसी की बात करते हैं। तो लाइट रिएक्शन हमारे पास हुआ, तो लाइट रिएक्शन में दो चीजें हमको बनती हैं। पहला क्या बनता है, ATP एंड NADP इनटू क्या है, H2। ये हमारे पास लाइट रिएक्शन के दौरान बना। और क्या बनता है बेटा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन O2, ठीक। जब पत्ती पर लाइट पड़ा, क्लोरोफिल ने बच्चों उसको एब्जॉर्ब किया ना, और क्लोरोफिल में हमारे पास क्या हुआ, कहाँ क्लोरोफिल था आपको पता है ना, ग्रेना वाले भाग में। ग्रेना में कहाँ बेटा, हम लोग देखें थैलाकोइड्स में। तो वहां पे किसका निर्माण हुआ, तीन चीजों का। पहली चीज हमारे पास है ATP, दूसरी क्या है NADPH2 मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना, और हमारे पास क्या है ADPH2, ये भी एनर्जी देता है। और क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। तो ऑक्सीजन बाहर निकल गया वायुमंडल में, जिसको हम लोग जंतु लोग जिसको लेते हैं,
जो वायु को क्या करता है, शुद्ध करता है, क्योंकि वही वायु शुद्ध मानी जाती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। अब यहाँ पे ये हुआ, अब इसका क्या होगा, ये और ये जो होता है लाइट रिएक्शन के उत्पाद किसमें यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में। इसीलिए कहा जाता है कि डार्क रिएक्शन में ये नहीं है कि अंधेरा रहता है या लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट ना मिलेगा तब भी काम होगा। क्यों, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी एनएडीपी बनना था यही इसमें यूज होता है, और बेटा क्या करता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो स्टोमा में कौन सी रिएक्शन हमारे पास होती है, डार्क रिएक्शन, याद रखिएगा डार्क रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है बेटा, ग्रेना में ना, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, स्टोमा वाले भाग में, किसके, क्लोरोप्लास्ट के। ये क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब लाइट पर निर्भर नहीं रहता है, लाइट इंडिपेंडेंट। और आपसे पूछा जाए कि समय भैया तब का कैसे होता है, अभी तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं हुआ है, तो इसमें होता है एंजाइम, क्या होते हैं, एंजाइम भी इसमें भरे होते हैं ना। और दूसरी चीज इसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया रिडक्शन अपचयन और कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो C6H12O6 मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण बेटा। जो ये ऑक्सीजन बना था, जो ये जल बना था, क्योंकि इसी को तोड़ दिया सब जो है ना, तो ये सब कहाँ पे था, लाइट रिएक्शन में, ठीक। और जो ये कार्बोहाइड्रेट बना था ये कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि ये चीज जो बनी थी एटीपी NADPH2 ना, इसी दोनों का ये क्या उपयोग करके एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, और ऑक्सीजन वायुमंडल में बाहर निकल जाती है। तो अब ये हम देख गए कि ग्रेना और ये क्या है, स्टोमेटा। अब थोड़ा सा और देखेंगे कि ग्रेना भैया किसका बना होता है ना, याद रखिएगा ये भी बहुत जरूरी है। थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड क्या होता है, थैलाक्वाइड्स क्या होते हैं, याद रखिएगा, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, सिक्के जैसी संरचना होती है ना। विच कंटेन्स क्लोरोफिल, विच कंटेन्स क्लोरोफिल, बच्चों मतलब ना इसमें या इसके अंदर, यही लिख रहे, इसमें क्या बेटा, क्लोरोफिल हरित लवक, क्लोरोफिल बोले तो हरित लवक उपस्थित होता है, हरित लवक उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अब बेटा देखो हम लोगों ने देख लिया, तो थैलाक्वाइड, बहुत सारे थैलाक्वाइड मिल करके क्या बनाते हैं, देखो ऐसे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहीं पे एकदम खत्म कर लेंगे हम लोग। बहुत सारे थैलाक्वाइड मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, ग्रेनम। ग्रेनम, ग्रेनम क्या है, सिंगुलर है, एक वचन। अब बहुत सारे बेटा ग्रेनम मिल करके क्या बनाते हैं, ग्रेना। क्यों, क्योंकि ये जब क्या है, बहुत सारे ग्रेनम किसके द्वारा, स्टोमा लैमेली के द्वारा जुड़ करके, अभी हम आपको दिखाए तो क्या बनाए थे, ग्रेना। और ग्रेना में ही हमारे पास, ग्रेना मतलब बहुवचन, बहुत सारे ग्रेनम का ये क्या होता है, प्लूरल। याद रखिएगा, पूछेंगे कहाँ है, सिंगुलर का है। और ग्रेना में ही बेटा क्या होती है, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे लाइट रिएक्शन संपन्न हो गई। और लाइट रिएक्शन में अभी हम आपको बताए ATP NADPH2 और क्या है बेटा, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, क्योंकि 12 था, कुछ टूटा तो जल भी निकला, और ये हमारे पास ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन क्या है, आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का उत्पाद क्या है, तो लाइट रिएक्शन का उत्पाद ATP NADPH2 और क्या है, ऑक्सीजन होता है।
एटीपी और NADPH2 का उपयोग कहाँ होता है? एटीपी और NADP का उपयोग कहाँ? डार्क रिएक्शन में होता है। लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं? लाइट रिएक्शन उसे कहते हैं जो बेटा लाइट पे डिपेंडेंट होती है, बिना लाइट के नहीं होगा। लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं होती है। क्या वहाँ अंधेरा होता है? नहीं, अंधेरा नहीं, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। और एंजाइम हमारे पास आते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं और बेटा किसका? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। और यही तो था फोटोसिंथेसिस। आपसे पूछा जाएगा थैलाकोइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेटा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिक्के जैसी संरचना होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? थैलाकोइड में ही महाराज याद रखिएगा क्लोरोफिल, ये देखिए हरित लवक उपस्थित होता है। और हरित लवक जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं इंग्लिश में, इसी में क्षमता पाई जाती है कि लाइट रिएक्शन को ये केमिकल क्या है, सॉरी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास क्या हुआ? निर्माण हुआ। अभी हमने क्लोरोफिल का फंक्शन देखा है, हमने रूट का देखा था कि रूट ने क्या ऑब्जॉर्ब किया था। और अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, स्टोमेटा के फंक्शन, स्टोमेटा कैसे विनिमय कैसे करता है, बस अभी 5 मिनट में हम लोग स्टोमेटा को भी देख लेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग अब देखते हैं कि हमको ये जल तो प्राप्त हो गया था रूट से, क्लोरोफिल ने लाइट को ऑब्जॉर्ब किया, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन टूटा। लेकिन एक बहुत ही अहम रोल है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पौधों में जाता है, कैसे विनिमय कैसे होता है। ये जो ऑक्सीजन बना था ये वायुमंडल में कैसे जाएगा? तो बताइए, गार्ड सेल हमारे पास किसको घेरे रहती है? स्टोमेटा को छिद्र रंध्र के द्वारा होता है। तो अब उसी को हम देखेंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले लीजिए। बच्चों पूरा वीडियो जरूर देखिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरी 100% बायोलॉजी आपको प्राप्त होगी, जिसमें आपको बहुत कम ही लिखना पड़ेगा, ज़्यादा छापने की जरूरत नहीं। अच्छे से समझिए, सिलेक्टिव पढ़िए, NCERT पढ़िए, क्योंकि तभी सिलेक्शन हो ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। NCERT के लिए है, जरूरी है, सब कुछ यही है बेटा। तो अब हम देखेंगे कि गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है। तो देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन मान लो बना कि पौधा, क्योंकि आपको जरूरी है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल बहुत जरूरी है, सनलाइट बहुत जरूरी है। तो हम देख ले सनलाइट कौन ले लेता है? क्लोरोफिल के द्वारा हो गया। जल और खनिज को कौन ले लेता है बेटा? जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा पौधा प्राप्त करता है या ऑक्सीजन कैसे निकालता है? तो स्टोमेटा के द्वारा। तो क्वेश्चन बना देते हैं कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, ठीक, कैसे अवशोषित करता है या ऑक्सीजन कैसे निकालता है। तो याद रखेंगे थोड़ा सा, 5 मिनट का बेटा काम और है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें छिद्र रंध्र, या इसी को बेटा इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। क्योंकि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, बोले हैं एक ही वीडियो में शुरू और एक ही वीडियो में खत्म। पौधों में क्या बेटा? पोषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण न। तो स्टोमेटा होता है, इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा ही पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा O2 ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं।
तो भैया कैसे, तो हम थोड़ा सा, आप जानते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं, डाइकॉट मोनोकॉट में दोनों पाए जाते हैं, मोनोकॉट में दोनों तरफ पाए जाते हैं, डाइकॉट में नीचे की तरफ ज़्यादा पाए जाते हैं ना। तो अब हम देखेंगे ये क्या होता है। अतः स्टोमेटा के द्वारा ही आपसे पूछा गया था कि गैसियस विनिमय किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा के द्वारा ही गैसियस एक्सचेंज, मतलब हमारे पास गैसीय विनिमय, आदान प्रदान बेटा, गैसीय विनिमय होता है। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चा अंदर लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। ठीक, तो आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। चलिए हटाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो बेटा अब हम इसको हटाते हैं। अब आपको दिखाएंगे कि हमारे पास स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हेडिंग डालिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, छिद्ररंध्र की संरचना। तो आप जानते हैं कि वो छिद्ररंध्र हमारे पास कैसे बनता है। हम लेंगे पत्ती, एपिडर्मिस ना, उसी में हम लोग अच्छे से देखेंगे। आपने 10th में अपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, और जो नहीं करे होंगे ये इस साल में करेंगे। ये शुरुआत वाले बच्चे जो हैं अगर ध्यान से पढ़ लें तो उनका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता, अगर आपने डॉक्टर बनने के लिए सोचा है तो बच्चा आइए देखते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं। ज़्यादातर में क्या होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास। एक छोटा सा छिद्र होता है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, देखो इसे दिखा रहे हैं ये वाले, मान लीजिए। और अब थोड़ा सा बनेगा, अच्छे से बनेगा। काम चलाओ काम करते हैं, ठीक। और अब हम लोग देख रहे हैं। अब थोड़ा सा ये जो अंदर वाली हमारे पास वॉल है इसको मोटी कर देते हैं, क्योंकि अंदर वाली वॉल क्या होती है बेटा, मोटी होती है। बाहर वाली वॉल जो होती है वो पतली होती है, ठीक। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये हमारे पास स्टोमेटा है, लेकिन ये स्टोमेटा कहाँ पे रहता है, पत्ती में रहता है। तो थोड़ा सा इसके बाहर हम लोग क्या है, कुछ इस प्रकार की संरचना बनाएंगे ताकि ये लगे कि ये पत्ती में उपस्थित है। ये हमारे पास बेटा हो गया एपिडर्मिस है। अब इसमें जो आपको हम काला काला दिखाएंगे ये बेटा याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। आपसे पूछा जाएगा कि हरित लवक कहाँ उपस्थित होते हैं। चलिए, तो बेटा आप थोड़ा सा इसको और गाढ़ा गाढ़ा कर दे रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। इतना तो आ ही रहा होगा। तो पत्ती में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, कहाँ पे हम देखते हैं बेटा, ये हमारे पास है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वास्ट त्वचा में ही हम लोग देख पाते हैं। ये बेटा हमारे पास क्या है, स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा एक छिद्र होता है जो कि दो गार्ड क्या है, सेल द्वार कोशिकाओं के द्वारा होते हैं। हम कहेंगे स्टोमेटल पोर। ये संरचना आएगी इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा वाला छिद्ररंध्र। ये बेटा हमारे पास ये जो दोनों हैं, ये जो हैं बेटा, इसी को कहा जाता है गार्ड सेल। क्या कहेंगे, गार्ड सेल। गार्ड सेल हिंदी में इसे कहते हैं द्वार
कोशिकाएं। ठीक, इसे हम बाह्य त्वचा क्या कहते हैं बेटा? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा। इसी स्टोमेटा को आप लिखो, चाहे स्टोमेटल पोर हम लिखे हैं, इसी को कहते हैं छिद्र रंध्र। छिद्र रंध्र याद रखिए बेटा। ये अब बेटा इसमें हमारे पास क्या है? ये जो है ये और ये नहीं, ऐसे बहुत सारे जो हैं, ये है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, अभी हम लोग जो बनाए थे ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं महाराज? हरित लवक। हरित लवक ये हमारे पास बनके तैयार हो गया हमारा स्टोमेटा। तो बेटा अब इसकी हम कार्यकी को समझ लेते हैं, इसकी फिजियोलॉजी को समझ लेते हैं, कैसे काम करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ऐसा है कि ये जो होता है पत्तियों की सतह पर पाया जाने वाला छिद्र होता है स्टोमेटा ना, जो कि क्या है? दो द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है। द्वार कोशिकाएं कैसी होती हैं? किडनी के शेप की होती हैं, या तो बीन शेप। आपने बीन मतलब सेम देखा होगा ना, तो सेम के आकार की देखो हुए ऐसे हमारे पास है। तो ये हमने देख लिया। गार्ड सेल में बेटा क्या पाया जाता है? गार्ड सेल में ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। याद रखिए, इसी स्टोमेटा के द्वारा, छिद्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन आप जानते हैं कि गैसों का आदान प्रदान त्वचा के द्वारा मतलब तने से, और क्या है? जड़ों के द्वारा भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी के द्वारा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये गार्ड सेल कैसे खुलती है और कैसे क्या होता है बेटा? बंद होती है। तो इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर पौधे क्या करते हैं? दिन में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ना, क्योंकि लाइट ज़्यादा रहती है, तो स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं। तो अब हम बेटा इसको हटा करके पूरा इसी के बारे में लिखेंगे। तो आप स्ट्रक्चर संरचना देख लिए। अब इसको हटा करके महाराज हम लोग जितना कुछ होता है सब कुछ यहाँ पे लिखेंगे। आइए बच्चों, तो स्टोमेटा के हमारे पास क्या क्या होते हैं, ये काम कैसे करता है, ये भी देखना है। पत्तियों की सतह पर क्या पाया जाता है? स्टोमेटा ना बेटा। पर स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक, दूसरे पार्ट में लिखेंगे जो दो द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरा होता है। द्वार कोशिका मतलब बेटा गार्ड सेल होता है। अब इसका काम देखेंगे, क्या देखेंगे? काम। जब गार्ड सेल, इसीलिए एक बार हिंदी इंग्लिश लिखने समझ जाना है। ये जब गार्ड सेल में पानी घुस जाता है या पर्याप्त मात्रा में होता है, पहुंच जाता है, घुस जाता है, तो द्वार कोशिकाएं का मतलब बेटा गार्ड सेल फूल जाती हैं, जिससे स्टोमेटा खुल जाता है। और जब स्टोमेटा बेटा खुल जाता है तो इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, अब समझ गए हैं आप, इसी दौरान गैसियस एक्सचेंज, पूरा नहीं लिखेंगे, गैसियस एक्सचेंज। अब आप जान गए हैं कि गैसियस एक्सचेंज में क्या क्या एक्सचेंज होता है। वायु
ना गैसों का विनिमय होता है। और भी क्या होता है ये भी याद रखिएगा। और पानी की हानि वाष्पोत्सर्जन के रूप में होती है। तो बेटा याद रखिएगा, स्टोमेटा का और का काम है गैसियस एक्सचेंज, तो इसने किया ही किया। वायुओं का आदान प्रदान, हवा का न गैसों का आदान प्रदान तो हुआ ही, लेकिन वाष्पोत्सर्जन भी होता है। जो हमको क्या है जल बना था, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या है जल बना था, वो कैसे निकला? तो भैया जब स्टोमेटा खुला तो क्या हो गया, वो सूर्य की रोशनी उसमें पड़ी और पानी क्या हो गया बताइए, अपने तरल अवस्था से द्रव अवस्था से अपनी गैस अवस्था में बदल गया और उड़ गया। उसी को कहते हैं लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, कॉल्ड क्या है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। याद है, जब पानी की हानि ना स्टोमेटा के द्वारा होता है, छिद्र रंध्रों के द्वारा होता है, तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। और जब पानी की हानि खुली सरफेस से होता है, खुली सतह से, जैसे तालाब से, नदी से, हमारे घर से, छत से, हमारी त्वचा से भी, ठीक, तो बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं इवापोरेशन, वाष्पीकरण कहते हैं। समुद्र से हो, कड़वा से हो, बर्तन से हो, किसी भी, तो खुली सरफेस से हो तो वाष्पीकरण। और जब स्टोमेटा के द्वारा हो, छिद्र रंध्रों के द्वारा बच्चा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन भी किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा कब खुले, जब भैया गार्ड सेल में पानी ज्यादा पहुंच गया तो वो फूल गए गार्ड सेल, और जब गार्ड सेल फूल गया तो स्टोमेटा क्या है देखो फूल गया बच्चों, ऐसे था, ऐसे बंद था। अब इसमें पानी आ गया तो ऐसे स्टोमेटा फूलने लगा। देखो ऐसे क्या है, ये देखो छिद्र बन गया ना, जैसे ऐसे कर लीजिए, देखिए ऐसे छिद्र बन गया ना। तो जब छिद्र बन गया तो यहाँ से गैसीय भी आएंगे, आदान प्रदान करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से ऐसे आएगा, बाहर से अंदर आएगा, और अंदर से ऑक्सीजन जाएगा। और उसी दौरान क्या है, उसी में क्या है सूर्य की रोशनी भी पड़ती रहती है, क्योंकि सनलाइट भी जरूरी है। तो पानी का लॉस होता है, तो उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, याद रखिए। अब ये बेटा हुआ, अब याद रखिएगा थोड़ा सा और हटा के करते हैं। इसीलिए जो हमारे पास क्या होते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, उनमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड पौधा कब लेता है, रात में। पता चला दिन में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेने के चक्कर में स्टोमेटा खोले तो क्या हो गया, हमारा पानी और उड़ गया, हमारे पास वो पहले से पानी कम है, तो स्टोमेटा दिन में खोलता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेता है। तो याद रखिएगा ये भी जरूरी है। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि जीरोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक मतलब जहां पे पानी कम है, या हिंदी में आप मरुस्थलीय पौधे लिखिएगा, मरुस्थलीय डिजर्ट प्लांट ना पौधे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिजर्ट प्लांट, याद रखिएगा डिजर्ट प्लांट। मरुस्थलीय पौधों को क्या कहते हैं महाराज, डिजर्ट प्लांट। जीरोफिटिक भी हम लोग कहते हैं पौधे। अपने स्टोमेटा को रात में खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। मेन चीज है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज, आदान प्रदान करते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि पानी की हानि को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, पानी की हानि को कम करने के लिए, पानी की हानि को कम करने मतलब पानी को बचाने के लिए,
दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं। जीरोफिटिक प्लांट में बेटा बंद रहते हैं ना, इनकी पत्तियों पर क्या थिक क्यूटिकल पाई जाती है। तो हम क्या कहेंगे, डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट की पत्तियों में वैक्स बोले तो मोम, वैक्स की थिक मतलब मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, आवरण क्यूटिकल पाया जाता है, जिससे पानी की कम हानि होती है। याद रखिएगा बच्चों, एक चीज और है कि इनमें हम लोग क्या करते हैं ना, इनकी पत्तियां भी सुई के आकार की हो जाती हैं, ये भी लिख लीजिएगा। तो एक प्रकार का मोनोस्थली पौधों में एडाप्टेशन हुआ। ठीक, इन पौधों की पत्तियां सुई के आकार की हो जाती हैं ना, ताकि बेटा क्या हो, पानी का लॉस कम हो। आइए हम लोग फिर देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि पौधे अपने स्टोमेटा को कब क्या खोलते हैं, रात में। कौन से बेटा, जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक प्लांट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थलीय पौधे। इसी को डिजर्ट प्लांट कहा जाता है, जो रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी की बहुत कमी है। तो अगर स्टोमेटा खोले रहेंगे तो उसमें सनलाइट पड़ेगी और क्या होगा, पानी और लॉस होगा। उनके पास पानी तो खुद ही कम है, तो स्टोमेटा को बंद किए रहते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि जब पानी उसमें जाएगा तो स्टोमेटा देखो इसे खुल जाएगा और पानी का वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन, और पानी फिर कम होने लगता है। जैसे ये वाले प्लांट में होते हैं, हम लोगों के नॉर्मल जो प्लांट होते हैं, तो उसमें स्टोमेटा फिर क्या होता है, बंद हो जाता है। और उसमें तो पहले से पानी की कमी है, तो स्टोमेटा अपना दिन में खुल भी नहीं करते। अब स्टोमेटा खोलेंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे, तो बेटा रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो स्टोमेटा रात में इसलिए खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं और शोषित करते हैं। पानी की हानि को कम करने के लिए, किसकी बेटा, पानी की हानि को कम करने के लिए दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं। और क्या होता है इसमें भैया, डिजर्ट वाले जो प्लांट होते हैं, इनकी पत्तियों के ऊपर वैक्स की मतलब क्या है, मोम की समझो क्या चिकनी परत होती है, मोटी, ताकि जानते हैं कि जहां भी चिकनाई होगी पानी वहां न घुसेगा न वहां से निकलेगा। और क्या होगा बेटा, और इनकी पत्तियां क्या है, जैसे हम लोग सिंचाई नहीं करते, पत्ती ऐसी करली हो जाती है, क्यों, ताकि मुड़ जाए, उस पर सनलाइट कम पड़े और स्टोमेटा हमारे क्या हो, बंद रहे, ताकि पानी की हानि ना हो। तो बेटा इसे हम देखो, पौधे की पत्तियां क्या सुई के आकार, नीडल लाइक स्ट्रक्चर की हो जाती है। ऐसे बेटा क्या कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। इस सारे प्रक्रम को मरुस्थलीय पौधों में एडॉप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, मरुस्थलीय पौधों का अनुकूलन है। बेटा ये याद रखिएगा, पूछा जाता है कि मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, कैसा एडॉप्टेशन होता है, तो आपको यही सब बताना रहेगा। तो बेटा हम लोगों ने सब कुछ देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, क्लोरोफिल क्या करता है, पानी का क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे निकलता है, एटीपी एनएटीपी कहाँ बनता है, लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है, और उसके पॉइंट भी। फिर भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप कौन सा आंसर चाहते हैं, तो वो हम कमेंट के माध्यम से आपको देंगे और पक्का देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है बस पूरा वीडियो देखते रहिए, हमें अपना सपोर्ट दीजिए, समर्थन दीजिए, और हम क्या है पूरी तरीके से आपको 100% सिलेक्टिव एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे। तो बेटा पौधों में हमारे पास क्या हो गया, पोषण खत्म हो गया कि पौधों में किस प्रकार का पोषण होता है। अगली वीडियो से हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण, तो मतलब फोटोसिंथेसिस को एक ही लेक्चर में हम लोग देख लिए। आप वीडियो बार बार देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और पूरा जरूर देखिए।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।